अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हमने कल सेक्शन 6 से लेकर 9 तक कवर किया था पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 का, तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑक्शन और ओपन ऑक्शन। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनल ऑक्शन और ओपन ऑक्शन क्या होती है और इसको क्यों किया जाता है और कौन करवाता है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012, जिसमें कि हमें ये बताया गया और आज तक हम इतना पढ़ चुके हैं, इसको कवर कर चुके हैं कि जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल है या रहायशी है, उसकी तकसीम जब करवानी होती है, कोई दो को ऑनर्स होते हैं, उनमें कोई तज़ाद पैदा हो जाता है और उसकी जब पार्टीशन करवानी होती है तो हम कोर्ट में सूट फाइल करते हैं। सूट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को जो है वो मौका फ़राहम करती है कि वो अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है वो फ़ाइल करे। अब वो रिटन स्टेटमेंट उसने फ़ाइल कर दी, जो कोर्ट की जो उसकी कोर्ट की जो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर दी। अब आगे बात चली, अब आया कि कोर्ट ने ये देखना है कि इस प्रॉपर्टी की जो है वो तकसीम हो भी सकती है या नहीं। इसके लिए जो है वो कोर्ट रेफरी मुकर्रर करती है। एक रेफरी होता है, वो जाके मौका देखता है, मौके पे जाके फिर उसने देखना होता है कि आया कि ये जो है वो तकसीम होगी भी कि नहीं। अगर तो वो पार्टीशन के काबिल है तो वो कोर्ट जो है जितने भी उसमें ऑनर होंगे, को ऑनर होंगे, उनको उनके शेयर के मुताबिक जो वो पार्टीशन उसकी करके उनको पोजेशन दे देगी। अब अगर वो पार्टीशन उसकी नहीं हो सकती उस प्रॉपर्टी की, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 और 11। तो पढ़ते हैं। सेक्शन 10 जो है वो कवर करता है इंटरनल ऑक्शन। अब इंटरनल ऑक्शन क्या होती है इसको समझते हैं। सबसेक्शन 1 है जी, इफ ऑन द डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द पर्पस the co-owner fails to submit written agreement about the partition of immovable property through appointment of a referee, or the referee is of opinion that property is not partible, or the court finds that the proposal of the referee is in intra-convention of any law, the court shall determine the reserve price of the immovable property and direct sale of the property through internal auction on the next date of hearing। अब सेक्शन 10 जो है वो हमें कहता है कि जब कोर्ट ने रेफरी मुकर्रर किया कि वो मौका देखे जाके कि ये जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिबल भी है या नहीं, उसकी पार्टीशन हो भी सकती है या नहीं। तो इन केस कि अगर कोर्ट रेफरी जो है वो आके रिपोर्ट फाइल करता है कि ये पार्टिबल ही नहीं है, या वो रिपोर्ट फाइल करता है और कोर्ट को लगता है कि ये जो इसकी पार्टीशन होगी या रेफरी की जो रिपोर्ट है वो किसी कानून के तहत जो है वो खिलाफ कानून है, तो इस सूरत में फिर जो है वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी की जो है वो सेल का ऑर्डर कर देगी थ्रू इंटरनल ऑक्शन। अब आगे क्या होगा, सबसेक्शन 2 है जी, द कोर्ट शैल रिक्वायर द ओनर टू प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू देयर अथोराइज्ड एजेंट ऑन द डेट ऑफ इंटरनल ऑक्शन। अब कोर्ट ने जो है वो इंटरनल ऑक्शन की जो है वो डेट फिक्स कर दी, तो फिर सबसेक्शन 2 के तहत जो है वो कोर्ट तमाम को ओनर्स को जो है वो बाउंड करती है कि वो इन पर्सन खुद या उनके अथोराइज्ड एजेंट जिनको उन्होंने वो पावर ऑफ अटॉर्नी या जिसे मुख्तारनामा कहते हैं वो दिया होगा, वो थ्रू उनके पेश हों उस जगह पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे ये ऑक्शन होनी है, या वो इन पर्सन खुद पेश हों। सबसेक्शन 3 है जी, दी इंटरनल ऑक्शन शैल बी कंडक्टेड इन द कोर्ट and the court shall maintain record of internal auction which shall form part of the suit। अब इंटरनल ऑक्शन जो है वो कोर्ट के अंदर ही होगी, वही पॉइंट है जहाँ पे सूट फाइल किया हुआ है, वही कोर्ट जो है वो इंटरनल ऑक्शन करेगी। तो इंटरनल ऑक्शन कोर्ट के अंदर होगी और जज साहब ही जो है वो उसको डील करेंगे, वहीं पे उनके सामने ही जो है वो ऑक्शन जो है वो टुक प्लेस होगी।
तो उस ऑक्शन की जो भी कार्रवाई होगी उसको एज ए जो है वो रिकॉर्ड अपने पास रखा जाएगा और वो कोर्ट फाइल जो कि सूट फाइल होगी उसका हिस्सा बनाया जाएगा। आगे चलते हैं जी। सबसेक्शन 4 है, एनी टू और मोर को ओनर्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबमिट देयर रिटर्न ऑफर्स एंड काउंटर रिटर्न ऑफर्स अंटिल वन ऑफ देम मेक्स द हाईएस्ट रिटर्न ऑफर। अब जितने भी को ओनर हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, वो रिटर्न फॉर्म में अपनी जो है वो ऑफ़र पेश करेंगे जज साहब को कि उस प्रॉपर्टी की बाबत। और तब तक के ये प्रोसीजर चलेगा जब तक कि कोई भी को ओनर जो है वो सबसे हाईएस्ट प्राइस ऑफ़र नहीं कर देता। सबसेक्शन 5 है जी, द कोर्ट शैल डिक्लेयर द हाईएस्ट बिडर एज ए ऑक्शन परचेजर इन इंटरनल ऑक्शन and direct the auction purchaser to deposit the auction price within 15 days of the auction। अब जो सबसे ज़्यादा पैसों की ऑफ़र करेगा उसको हाईएस्ट बिडर कहा जाएगा और उसे ही ऑक्शन परचेज़र जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एक बंदा, एक को ओनर जो है उसने हाईएस्ट बिड दे दी, उसको कोर्ट ने ऑक्शन परचेज़र डिक्लेयर कर दिया, तो फिर जो है वो विदिन 15 डेज़ जो है ऑक्शन प्राइस वो कोर्ट में जमा करवाएगा। बट द ऑक्शन परचेजर में डिडक्ट फ्रॉम द ऑक्शन प्राइस टू बी डिपॉजिट सच अमाउंट एज इक्वल हिज शेयर इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो हाईएस्ट बिडर होगा, ऑक्शन परचेजर होगा, वो भी तो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है ना, उसका भी तो शेयर है ना, तो उसका जितना भी शेयर बनेगा सेल होने, वो तमाम प्रॉपर्टी सेल होने के बाद वो अपने हिस्से की हद तक जो है जितने भी उसके हिस्से की प्राइस बनेगी वो डिडक्ट करके बाकी प्राइस जो है वो कोर्ट में जमा करवाएगा। सबसेक्शन 6 है जी, इफ़ द ऑक्शन परचेजर डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सबसेक्शन 5 विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, द कोर्ट शैल confirm the sale, put the auction purchaser in possession of the property and distribute the auction price amongst the other co-owners according to their respective shares। अब सबसेक्शन 6 जो है वो कहता है कि जी कोर्ट जो कोर्ट में ऑक्शन परचेज़र है वो विद इन 15 डेज़ जो भी कोर्ट ने उसको दिए होंगे, अगर वो विद इन टाइम और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स डायरेक्शन वो अपनी जो बिड प्राइस है या ऑक्शन प्राइस है वो कोर्ट में जमा करवा देता है, तो फिर कोर्ट उसको जो है वो सेल उस प्रॉपर्टी की कंफर्म कर देगी ऑक्शन परचेज़र को, और उसको जो है वो उस प्रॉपर्टी का कब्ज़ा जो है, पोजेशन जो है वो दिलवा दिया जाएगा। और बाकी जो को ऑनर्स होंगे, वो जो सेल प्राइस मिली होगी उसने जमा करवाई होगी, वो तमाम तर बाकी को ऑनर्स के दरमियान अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी या बांट दी जाएगी। सबसेक्शन 7 है जी, इफ़ द ऑक्शन परचेजर फेल्स टू डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सबसेक्शन 5 विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम, the court shall fix another date for internal auction, but such auction purchaser shall not participate in the subsequent internal auction। सबसेक्शन 7 जो है वो हमें बताता है कि जब जो है हाईएस्ट बिडर जो है उसने एक बिड कोर्ट को दे दी और कोर्ट ने जो है उसको ऑक्शन परचेज़र मुकर्रर कर दिया, लेकिन वो विद इन टाइम जो है वो ऑक्शन परचेज़र वाली जो उसने अमाउंट थी जो सेल हुई थी प्रॉपर्टी, वो अमाउंट कोर्ट में जमा नहीं करवाई, तो फिर जो है वो कोर्ट दोबारा से इंटरनल ऑक्शन की डेट देगी और फिर वो बंदा जिसने हाईएस्ट बिड दी थी या जिसने पैसे जमा नहीं करवाए, को ओनर ही क्यों ना हो, वो दोबारा उस इंटरनल ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। सबसेक्शन 8 है, दी सेकंड और सब्सिक्वेंट इंटरनल ऑक्शन शैल बी हेल्ड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर कंटेन्ड इन दिस सेक्शन फॉर द फर्स्ट इंटरनल ऑक्शन। सबसेक्शन 8 कहता है जी, जैसे ही पहली ऑक्शन जो है वो फेल होगी, डिपॉजिट नहीं करवाया गया कोर्ट में, जो है अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाई गई, तो फिर दोबारा से जो इंटरनल ऑक्शन की डेट होगी वो एज सून एज पॉसिबल की जाएगी और उसी तरह से टुक प्लेस होगी जैसे कि पहले वाली ऑक्शन इंटरनल ऑक्शन जो थी वो हुई थी, वही प्रोसीजर जो है वो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। अब
सेक्शन 11 है जिसको पढ़ते हैं, ये है ओपन ऑक्शन। अब ओपन ऑक्शन क्या है इसको समझते हैं। सब सेक्शन 1 है जी, इफ़ द को ओनर रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनल ऑक्शन or only one co-owner shows his willingness to participate in such auction or the internal auction under section 10 has failed, the court shall fix the reserve price for the immovable property and direct open auction of the property। अब सबसे पहले इस इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस ये है कि जो इंटरनल ऑक्शन होती है उसमें जो है वो तमाम तर उस प्रॉपर्टी के जो को ओनर्स होते हैं बस वही उस ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, और जो ओपन ऑक्शन होती है या एक्सटर्नल ऑक्शन भी इसे कहते हैं, उसमें जो है वो अवामुन नास के लिए होती है। उसमें कोई भी शख्स, कोई भी बंदा जो है हिस्सा लेके बिड प्राइस हाईएस्ट दे के वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है। अब सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर तमाम तर को ओनर्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इंटरनल ऑक्शन में कि हमारी इस्तात नहीं है, हम पैसे नहीं भर सकते, या जो है हम इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते, और एक को ओनर जो है वो विलिंगनेस अपनी शो करता है, तो फिर कोर्ट जो है ओपन ऑक्शन के लिए ऑर्डर कर देगी उस प्रॉपर्टी की बाबत। या फिर अगर इंटरनल ऑक्शन फेल भी हो जाती है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ऑर्डर करने के बाद वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो फिर जो है कोर्ट ने शेयर तो सबको डिवाइड करना है ना, तो फिर कोर्ट जो है ओपन ऑक्शन का ऑर्डर कर देगी। अब सब सेक्शन 2 है जी, को ओनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट इन द ओपन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो को ओनर्स हैं वो भी जो है अगर चाहें तो ओपन ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। सबसेक्शन 3 है, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कोर्ट ऑक्शनियर फॉर कंडक्टिंग द ओपन ऑक्शन एंड फिक्स फी ऑफ द कोर्ट ऑक्शनियर टू बी पेड बाय द को ओनर्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो इंटरनल ऑक्शन थी वो तो कोर्ट के अंदर ही हो गई, लेकिन जो ओपन ऑक्शन होती है वो जहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उसी जगह पे करवाई जाती है। तो इसलिए जज साहब ने तो वहाँ पे मौके पे नहीं जाना होता, तो जो जज साहब हैं या कोर्ट हैं वो कोर्ट ऑक्शनियर को मुकर्रर करती है। ज़्यादातर केसेस में ये वकील साहब ही होते हैं, तो कोर्ट ऑक्शनियर मुकर्रर की जाती है। उनकी फ़ीस भी होती है जो उन्होंने जो है वहाँ पे जाके बिड करवानी होती है। तो जो भी कोर्ट ऑक्शनियर मुकर्रर किया जाता है उसकी एक फ़ीस मुकर्रर कर दी जाती है। तो तमाम को ओनर्स जो हैं उस प्रॉपर्टी के वो फिर अपने शेयर के मुताबिक उस फ़ीस को जो है डिवाइड करके कोर्ट ऑक्शनियर को पे करेंगे। आगे जी सब सेक्शन 4 है, द कोर्ट ऑक्शनर शैल सबमिट इन द कोर्ट एन ऑक्शन प्लान इन फॉर्म ऑफ अ पब्लिक नोटिस which shall include detailed specification of immovable property, the time, date and place of open auction and the amount of bid security for participating in the open auction। जो कोर्ट ऑक्शनर है जी, इस सब सेक्शन 4 कहता है जी, जो कोर्ट ऑक्शनर है वो ऑक्शन प्लान जो है वो जो है सबमिट करेगा कोर्ट में, फिर एक पब्लिक नोटिस जो है वो छपवाएगा, इश्तिहार छपवाएगा, उसमें उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स होगी, डेट होगी, टाइम होगी और प्लेस होगी कि कहाँ पे वो ऑक्शन जो है वो की जाएगी, और उसकी बिड प्राइस जो है वो भी डिसाइड की जाएगी। और जो है सिक्योरिटी के लिए भी फिर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो सिक्योरिटी जमा करवाई जाएगी इन इन फॉर्म ऑफ अमाउंट, वो भी उसमें डिसाइड की जाएगी, और उस पर जो है इश्तिहार पे तमाम तरीके जो तफसीलात हैं वो छपवा कर उसको एज ए पब्लिक नोटिस जो है वो चस्पा करवाया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। सब सेक्शन 5 है जी, द कोर्ट ऑक्शनियर शैल कंडक्ट ओपन ऑक्शन अंडर द ऑक्शन प्लान अप्रूव्ड एंड पब्लिश्ड बाय द कोर्ट एंड डायरेक्ट द हाईएस्ट बिडर टू डिपॉजिट। जो कोर्ट ऑक्शनर है वो फिर ओपन ऑक्शन करवाएगा उस प्लान के तहत जो कोर्ट ने जो है वो उसको डायरेक्शन दी होगी, या जो कोर्ट ने जो है उसको इजाज़त दे दी होगी कि इस प्लान के तहत जो है वो ऑक्शन आप करवा दें। तो फिर कोर्ट ऑक्शनर क्या करेगा?
कोर्ट ऑक्शनर जो है फिर वो हाईएस्ट बिडर को जो है वो डिपॉजिट करने के लिए क्या कहेगा, अर्नेस्ट मनी इक्वल टू 20% ऑफ द बिड प्राइस इमीडिएटली ऑन द क्लोज ऑफ बिडिंग। जो भी वहाँ पे बिड प्राइस होगी उसका 20% जो है वो मौके पे जमा करवाएगा हाईएस्ट बिडर। आगे, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बिड प्राइस इन द कोर्ट विद इन 7 days, और जो बाकी जो बिड प्राइस होगी वो विद इन 7 days जो है वो कोर्ट में जमा करवाएगा हाईएस्ट बिडर। आगे सबसेक्शन 6 है जी, द कोर्ट ऑक्शनर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑक्शन प्रोसीडिंग एंड रिटर्न द बिड सिक्योरिटी टू अनसक्सेसफुल बिडर्स बट शैल एडजस्ट द बिड सिक्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट बिडर इन द बिड प्राइस। अब सब सेक्शन 6 कहता है जी, जो कोर्ट ऑक्शनर है वो ऑक्शन प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करेगा, और जितने भी उस ऑक्शन में हिस्सादार होंगे जिन्होंने हिस्सा लिया होगा और उन्होंने बिड प्राइस एज ए सिक्योरिटी प्राइस जो है वो उसको जमा करवाई होगी कोर्ट ऑक्शनर को, वो उनको वापस कर दी जाएगी। लेकिन जो हाईएस्ट बिडर होगा उसने जो अपनी सिक्योरिटी उस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए जमा करवाई होगी उसको हाईएस्ट बिड में जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं जी, सबसेक्शन 7 है, दी कोर्ट ऑक्शनर में इन एन appropriate case accept deposit under clause A of subsection 5 in the form of cash, cross check, demand draft or banker's check against a receipt। अब सबसेक्शन 7 कहता है कि कोर्ट ऑक्शनियर जो है वो मौका पर जो भी 20% 25% जितना भी रिक्वायर होगा वो जो हाईएस्ट बिडर ने जमा करवाना है वो इन फॉर्म ऑफ अमाउंट भी जमा करवा सकता है, चेक भी दे सकता है, क्रॉस चेक भी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है। ये तमाम तर जो भी चीज़ें हैं कोर्ट ऑक्शनर एक्सेप्ट कर सकता है। सबसेक्शन 8 है जी, द कोर्ट ऑक्शनर शैल इमीडिएट आफ्टर कंक्लूजन द ऑक्शन डिपॉजिट इन द कोर्ट द ऑक्शन प्राइस कलेक्टेड बाय हिम अलॉन्ग विद द ऑक्शन रिपोर्ट। अब सबसेक्शन 8 कहता है कि जब एक्सटर्नल ऑक्शन या ओपन ऑक्शन जो है वो हो गई, वो उसकी क्लोजर हो गई है, तो फिर उसके बाद कोर्ट ऑक्शनर ने जो है वो ऑक्शन रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करवानी है, और जितनी भी प्राइस वहाँ से 20% 25% हाईएस्ट बिडर ने जमा करवाई की वो भी वो कोर्ट में ला के जमा करवा देगा। सबसेक्शन 9 है जी, इफ़ द हाईएस्ट बिडर डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ द कोर्ट शैल कंफर्म द सेल, पुट द हाईएस्ट बिडर इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूट द ऑक्शन प्राइस अमंग द को ओनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर। ये सेम एज इट इज़ वही है जो सेक्शन 10 में हमने पढ़ा है कि अगर वो हाईएस्ट बिडर जो है वो विद इन टाइम कोर्ट में बाकी पैसे जो है वो जमा करवा देता है तो फिर उसको उसकी जो सेल है उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, और जो है उसको उस प्रॉपर्टी का पोजेसन दे दिया जाएगा, और बाकी जो को ओनर्स होंगे या बाकी जिनकी प्रॉपर्टी सेल की है उनके दरमियान वो पैसे अकॉर्डिंग टू देयर शेयर जो है वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। सबसेक्शन 10 है जी, if the highest bidder fails to deposit the auction price under subsection 5, the amount deposited by him shall stand forfeited and the immovable property shall be put to open auction again as far as possible in the accordance with the procedure contained in this section। subsection 10 कहता है जी कि if जो है हाईएस्ट बिडर वो फेल हो जाता है, उसने 25% या 20% या 10% जितना भी रिक्वायर था मौके पे जमा करवा दिया कोर्ट ऑक्शनियर को, और बकिया जो अमाउंट थी उसने विद इन 7 days जो है वो कोर्ट में जमा करवानी थी। अब अगर उसने वो अमाउंट विद इन 7 days या जो भी टाइम रिक्वायर था उसमें वो उसने कोर्ट में जमा नहीं करवाई, तो फिर जो उसका 20% 10% 15% जितना भी उसने मौके पे जमा करवाया था ऑक्शन वाले दिन वो जो है वो ज़ब्त कर लिया जाएगा, और कोर्ट जो है दोबारा ओपन ऑक्शन का ऑर्डर कर देगी। तो ये था जी सेक्शन 10 और 11 इंटरनल ऑक्शन, ओपन ऑक्शन या एक्सटर्नल ऑक्शन, और ये प्रोसीजर था जो कि हमने तमाम तर पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ आई है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।